आज का विषय हम सबके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड कैरेक्टर इन स्पोर्ट्स। आज हम देखते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जीत तो जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में स्पोर्ट्स के साथ साथ, खेल के साथ साथ वैल्यूज़ और कैरेक्टर का भी बहुत महत्व होता है। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हमारे मध्य बहुत ही मन के एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं, तो वो आप सबके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। उसमें जगबीर भाई जी है जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्पोर्ट्स विंग के, गुरदीप भाई जी है जो प्रेसिडेंट इंडियन प्रीमियर एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन न्यू दिल्ली से, और दूसरे मध्य हमारे बीच है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो योगा फिजिकल फिटनेस एडवाइज़र है दिल्ली से, और सुरेंद्र भाई जी है जो योगा ट्रेनर है गुजरात राज्य योग बोर्ड से, जो 24 सालों से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। जेएनएफसी में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब भी करते हैं, साथ में योगा ट्रेनिंग भी कराते हैं कहीं इंडस्ट्रीज़ एरिया में, और माइंड काउंसलिंग भी करते हैं। तो आप सबके जो प्रश्नों का जवाब होगा वो देंगे हमारे एक्सपर्ट्स लोग। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। ओम शांति। पैनल डिस्कशन रखने का मेन हमारा मकसद ये होता है कि आपके कुछ व्यूज़ हैं वैल्यूज़ के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, या आप कुछ अपना कुछ सुनाना चाहते हैं, तो ये एक हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। हमारे गुरदीप जी जो है वो एक्सपर्ट हैं, अनेक सालों का 35 साल से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपका अनुभव है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो इनके अंडर में सैकड़ों यूनिवर्सिटी और सैकड़ों स्कूल, उनका कोऑर्डिनेशन साई के साथ, ओलंपिक के साथ, तो ऐसे जो एक्सपर्टीज़ हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड में सेवाएं की हैं, तो कौन सी वैल्यूज़ इन्होंने ध्यान में रखी या हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारा स्पोर्ट्स ऊपर आए। क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग और मॉरल वैल्यूज़ जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं उनकी ये बेसिक क्वालिटी होती है। दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तभी मेंटली आदमी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उनके ऊपर हम आपस में चर्चा करेंगे, अपने अपने व्यूज़ देंगे। पहले गुरदीप जी, फिर दिनेश भाई, फिर हमारे सुरेंद्र भाई, और हम कुछ पॉइंट बताएंगे। उसके बाद हम आपको चांस देंगे, आप कुछ भी कोई ऐसा पॉइंट देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, या फिर यहाँ से कोई वैल्यू हम सीख के जा रहे हैं कि ये एक अलग चीज़ हमने यहाँ पे देखी या सुनी, तो वो हम इंक्लूड करें जाके अपने स्पोर्ट्स कैरियर में। तो उसके लिए मैं अपने रेस्पेक्टेड गुरदीप सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वैल्यूज़ और कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है वो शॉर्ट में 4 to 5 मिनट में अपने व्यूज़ दें। देन वी विल हैंड ओवर माइक टू दिनेश भाई। नाउ डॉक्टर गुरदीप सिंह जी। Om Shanti. I am very grateful to Brahma Kumaris for inviting me to have interaction with you. Based on my education, experience, and excellent work, I have been able to get a chance to participate in Olympics 3 times. 1992 Barcelona Olympics, I have got the chance to observe the performance of Indian contingent along with हाँ जी, हिंदी में अगर आप बोलें
बीच बीच में बोल लूँगा। मुझे चांस मिला कि ओलंपिक में जाने का, खेलने का, ऑब्ज़र्व करने का, ट्रेन करने का। तो उसके लिए इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एज एन एथलीट, you are supposed to maintain your holistic health, holistic development. That includes physical fitness, extreme, इसमें ये नहीं है थोड़ा बहुत लचक नहीं चलेगी, एक्सट्रीम फिटनेस जिसे 100% कह सकते हैं। फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितने और। द अदर पार्ट इज़ योर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग एज एन एथलीट, जिसे हम मेंटल फिटनेस कहते हैं, मेंटल टफनेस कहते हैं। देन टेक्निकल एबिलिटी, आपको अपनी खेल का टेक्निक आना चाहिए और एक्सट्रीम तक यू शुड बी एबल टू परफॉर्म योर स्किल टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। पूरी जान लगा के स्किल, हिट मारना है, किक मारना है, थ्रो करना है। यू नीड 101% बेस्ट ऑफ योर टेक्निक। द अदर वन इज टैक्टिकल ट्रेनिंग। कहाँ किस टैक्ट को, कब आपने डिफेंस में जाना है, कब आपने अटैक में जाना है, कब आपने प्लेयर को बाहर बैठाना है, कब आपने उस प्लेयर को जो बाहर बैठा है फंसे हुए क्राइसिस में यूज़ करना है। तो एक चीज़ जो उस वक्त मैंने ऐड नहीं की थी, मुझे नहीं पता था, स्पिरिचुअल रेजिलियंस, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कह लीजिए, माइंड ट्रेनिंग कह लीजिए। जगबीर जी कैन टेल बेटर देन मी। ओलंपिक में आजकल एथलीट्स के साथ कमिटेड, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ट्रेनर, ये सब एक टीम ट्रेन करती है एक टीम को, जिसमें एथलीट आप वो वर्क एज ए फैमिली। कमिटमेंट उसी के अंदर होगी जिसका कैरेक्टर अच्छा है। अदरवाइज आप फिजिकली मेंटली कोई चीज़ को पूरी तरह डिवोट नहीं कर पाएंगे। कैरेक्टर का मतलब फिजिकल और इमोशनल से नहीं है, वो कैरेक्टर उसका भी होता है उस आदमी को कि कहते हैं यार हाई कैरेक्टर का आदमी मीन्स ही इज़ कमिटेड, डेडिकेटेड। जहाँ उसको एनर्जी लगानी चाहिए वहीं लगाता है, एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इसको आप इजीली अंडरस्टैंड करें व्हाट आई एम सेइंग, कि यू आर सपोज टू चैनलाइज योर एनर्जी इनटू कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शंस। इसके लिए एक स्पोर्ट्समैन के लिए 3 डायमेंशनल लाइफस्टाइल है। एक्टिव हो, हेल्दी हो। एक्टिव का मतलब है ही शुड और शी शुड पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली, एक्टिव पार्टिसिपेशन। हेल्दी से है हेल्दी ईटिंग। आज न्यूट्रिशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले टू मेंटेन योर इम्यूनिटी, के स्ट्रेंथ बनी रहे खेल के दौरान। एक्टिव, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। आप जब खेलते हैं या सोसाइटी में गुजरते हैं तो आपका लाइफस्टाइल प्रोडक्टिव, कोई नई चीज़, इसको कंस्ट्रक्टिव आप कह सकते हैं कि रचनात्मक तरीके से आपकी एनर्जी चैनलाइज हो, वो घर में भी, खेल के मैदान पे भी, स्कूल कॉलेज के क्लासरूम में भी। तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट: एक्टिव, हेल्दी, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल। ये होना चाहिए, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे एथलीट के। और फिर दूसरी चीज़ कि किसी तरह की आप डोपिंग ना लें। टू एनहेंस योर परफॉर्मेंस यू शुड नॉट यूटिलाइज अनफेयर मीन्स, जिसमें दवाइयाँ खा लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं और पकड़े जाते हैं, देन दे आर थ्रोन आउट ऑफ द टीम। एक ये है, ये भी आपके कैरेक्टर की और कमिटमेंट की, मॉरल वैल्यू का बहुत बड़ा एक जैसे कहा रहा कि प्रूफ है। हार जीत बाद की बात है। यू शुड नॉट यूज़ डोपिंग इन योर करियर एज एन एथलीट। तीसरी चीज़ जो हमने कि आप एज फ्रॉड ना करें। बीइंग सीनियर यू शुड नॉट कम डाउन टू प्ले एंड विन मैचेस इन जूनियर कैटेगरी। छोटे बच्चों का खेल ना खराब करें।
कई लोग अपनी एज कम करा लेते हैं या झूठे सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ये मैंने देखा है। मुझे 1000 यूनिवर्सिटी 45,000 कॉलेजेस को डील करने का 30 साल का अनुभव, जिसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को लेके जाते थे सेलेक्ट करके, तो उसकी डोपिंग तो नहीं है इसने ली, उसकी चेकिंग होती थी, टेस्ट होते थे, मेडिकल टीम बैठती थी। इसी तरह उसका एज का कोई सर्टिफिकेट वो नहीं। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एज कैटेगरी में खेलना पड़ता है। स्कूल में 18 साल तक, यूनिवर्सिटी में 25 साल तक। अब वो किसी 26-27 साल का बच्चा आके किसी में एक MA कर लिया, दूसरी में एडमिशन ले लिया, बट ही विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज एज सर्टिफिकेट, अपनी एज कैटेगरी में रह। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा ये है कि योर कंडक्ट ऑन द फील्ड दैट शुड बी सोशली एक्सेप्टेड। आप एज ए प्लेयर, आजकल कोचेस का कई चीज़ें TV पे भी आ रही हैं और दे आर बीइंग थ्रोन आउट, इंक्वायरीज आर बीइंग कंडक्टेड, सो देयर शुड नॉट बी ए सेक्सुअल हरासमेंट विद द अवर सिस्टर्स। हमारी बच्चियां हैं, सिस्टर है, हमारी बहनें हैं, तो इस करके ये कोच के कैरेक्टर की बातें हैं, ये उसकी मॉरल उसके ऊपर है कि यू आर नॉट सपोज टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। ये चीज़ें हैं, इनको ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। ये नहीं है खेल के दौरान आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो व्हेन यू आर इन योर हॉस्टल और यू आर इन द कैंप और यू आर इन ओलंपिक विलेज, then you are behaving with the opposite sex very badly, then it goes to tarnish the image of your nation. आपकी जो देश की जो प्रतिभा है या उसकी शान में कुछ गलती करें, ऐसा स्पोर्ट्समैन को नहीं, क्योंकि उससे उसको टेंशन होगी। टेंशन और स्ट्रेस विल ड्रेन आउट हिज एनर्जी। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, डॉक्टर जगबीर विल टेल यू बेटर, देन योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड आउट, वो लीक हो रही है। और जब योर एनर्जी हैज़ कम डाउन, देन यू आर अनएबल टू परफॉर्म वेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। आप कोच आपसे नाराज होगा, नेशन आपको सवाल पूछेगी और साथी कहेंगे कि यू वर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। तो इसके अंदर आपको पूरा खेल से पहले ही कंसंट्रेशन नहीं है, खेल के बाद भी। बेशक मेडिटेशन ना करें, लेकिन ध्यान रखें कि माई गोल्ड मेडल इज़ देयर एंड आई शुड बिहेव एज ए गुड एथलीट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग कंपटीशन। ये एक बहुत अनुशासन की बात है, जिसको जो नहीं करते नेचुरली वो उनका जो लक्ष्य है वो भटक जाता है। देन इट इज़ वेरी difficult for them to hit your shot in bullseye, वो कहीं इधर उधर चला जाएगा। आपने देखा होगा फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में बहुत बॉल बाहर फेंक दिए जाते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर अनेबल टू मैनेज देयर स्ट्रेस। स्ट्रेस आपकी अपनी क्रिएशन है। Professor Bryant J. Crotty, who was here with the Indian hockey team, I was coach at that time. He was sports psychologist from University of California. तो उसने हमारे प्लेयरों को कहा कि स्ट्रेस आप क्रिएट करते हो, हम नहीं करते, ओपोनेंट नहीं करता। बाय योर एक्शंस, गलत एक्शन से स्ट्रेस क्रिएट होगा। बाय योर एक्शंस, रिएक्शंस एंड परसेप्शंस, आप कैसा सोचते हो, फील करते हो, वो भी स्ट्रेस। अगर मैं ऐसे यहाँ कोई गलती करूँ, कोई ऐसा एक्शन कर दूँ, स्ट्रेस मुझे भी होगा। अगर फिर उस एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है पब्लिक से, वो भी मेरे लिए स्ट्रेस है। या मैंने सोचा ये यार कहाँ से बुला लिए, कौन लोग हैं, क्या ये माई रॉन्ग परसेप्शन। तो एक्शन, रिएक्शन एंड परसेप्शन क्रिएट योर ओन स्ट्रेस which you will take lot of energy, waste lot of energy to manage it. Stress management is a success management. If you are able to manage your stress during training, during participation,
during exposure and at home while you are with your family, then you can behave well. Your decision making will not be adversely affected. अगर आपने स्ट्रेस को देखिए, these are the latest theories. There are 3 types of stress. One is low stress, बहुत नीचे दर्जे का, that creates casual approach, हो जाएगा यार, कर लेंगे, कोई वो नहीं, स्ट्रेस नहीं है. एक तो मॉडरेट स्ट्रेस, अरे भाई करना है, ध्यान से बैठो, सबको ध्यान से ट्रेनिंग को लो, टेक ट्रेनिंग सीरियसली. एक होता है हाई स्ट्रेस. इन दैट स्ट्रेस पैरालिसिस देयर, आपको पैरालिसिस हो सकता है बिकॉज योर माइंड इज अनएबल टू कंट्रोल इट. तो हमें स्ट्रेस को कोई ट्रेनिंग आज तक, साइंस जो कह रही है, मुझे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मैंने ना बहुत की है, ना मुझे इसके बारे में बहुत पता है, बट साइंटिफिक ट्रेनिंग tells that you cannot eradicate stress, but you can manage it, in which you can perform well. अगर जिसने इसको स्ट्रेस को eradicate कर दिया, वो चलेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं काम, उसको तो किसी की कोई चिंता ही नहीं. चिता में मत बदले, लेकिन वो उसको चिंतन में बदल सकती है. तो आप इतना स्ट्रेस, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस ऊपर है. नर्वस हो रहे हैं, स्ट्रेस ऊपर जा रहा है. तो बहुत ज़्यादा फिक्र है कहीं यार गाड़ी ना निकल जाए, वो भी स्ट्रेस हो, और उसमें आप मिस भी कर सकते हैं. तो मैनेजेबल हो, ठीक है, देख लेंगे भाई, हो जाएगा. तो इन चीज़ों को देखते हुए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. अच्छा ठीक है, ऑर्डर हो गया, इसलिए तो शरीर अगर जिसने संभाल लिया है वो एक मंदिर है, और आत्मा उसके अंदर एक ज्योति का काम करती है. घर के बिना, मंदिर के बिना ज्योति बाहर अगर होगी तो उसको बुझा देंगे. तो इसका मतलब है फिजिकल फिटनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. अगर उसके साथ अगर मेंटल आप फिटनेस कर लें, चाहे वो योग के दौरान करें या जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की एक्सरसाइज है वो हम बता सकते हैं आपको, तो उससे करें तो दिमागी और शरीर, जहाँ शरीर और दिमाग दोनों मिलके काम करते हैं, वो काम परफेक्ट तो नहीं तो नियर परफेक्शन जरूर होता है. थैंक यू वेरी मच. खूब खूब धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड गुरुदीप भाई जी, जिन्होंने बताया कि एक प्लेयर के लिए डिसिप्लिन भी कितना जो वैल्यू है हमारे जीवन का, वो कितना इम्पोर्टेंस है. अभी हमारे बीच में है डॉक्टर दिनेश भाई जी, जो फिज़िकल फिटनेस एडवाइज़र है योगा के और न्यू दिल्ली से है. वो हमें इस पर फोकस करेंगे कि वैल्यूज़ और कैरेक्टर एक प्लेयर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ओम शांति. वैल्यूज़ की शुरुआत अगर हम देखें, अब जब महाभारत काल का एक जिक्र आता है कि गुरुजी ने एक लेसन दिया, सदा सत्य बोलो, और युधिष्ठिर उस चीज़ के लिए कई दिन तक जब भी गुरुजी पूछते कि पाठ याद किया, वो हाथ आगे करते और रोज़ उनकी पिटाई होती. 1 हफ्ते तक ऐसे चलता रहा. गुरुजी को बड़ा अफसोस कि भाई 1-2 लाइनें आपको याद करनी है और ये आपसे याद नहीं हो पा रहे. और 7वें दिन जब गुरुजी ने पूछा कि पाठ याद हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ हुआ. आज मेरे जीवन में ये धारणा हो गई है कि मुझे सत्य ही बोलना है. वैल्यूज़ हमने जितनी पढ़ी हैं, जितना हम सुनते हैं, अगर वो जीवन में नहीं आई हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है. एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए सत्यता एक बेस है. आप लेट पहुंचते हैं कोचिंग के लिए, और सर को आपने बोला कि सर गाड़ी ख़राब हो गई थी, बस नहीं मिली, लेट हो गया. लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तो कभी आपने ये सोचा अपने को कि किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? सर को मालूम है, जानते हैं सब कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं,
है ना। आपके कोचेज़ हैं, आपके टीचर्स हैं, आपसे तो ज़्यादा अनुभवी हैं, आपसे पहले दुनिया में आए हैं, तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कई बार वो अवॉइड करते हैं और हमें लगता है कि हमने सर को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन होता क्या है, वो वैल्यू हमारी डिटीरियोरेट कर रही है और हम जो कुछ लेने की हमारी पात्रता थी वो अपने आप घट रही है। अब डिसिप्लिन्ड हैं, टाइम पर पहुंचते हैं, सर के आने से कोचिंग पे 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पहलवानी अगर करते हैं तो अखाड़ा पहले खुदाई करके रखते हैं गुरुजी के आने से पहले, तो कितना प्यार उमड़ेगा आपके कोच का, आपके गुरु का आपके ऊपर। छोटी सी चीज़ें हैं, जीवन में सत्यता धारण की, जीवन में छोटा सा अनुशासन धारण किया। और एक और चीज़, आज जो सबसे ज़्यादा कमी होती जा रही है वो है रिगार्ड की, रेस्पेक्ट की। जब तक आपका कोचेज से काम है, जब तक आपका टीचर से काम है, तब तक नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, सर कुछ काम है क्या, सर कुछ सेवा, कुछ बताइए। और जिस दिन कॉलेज से पास आउट हुए या स्कूल से पास आउट हुए, सर सामने से आ रहे हैं और हम साइड से गए, है ना। तो अगर आपने कुछ वैल्यूज़ जीवन में धारण की, सत्यता जैसी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर जीवन में आ गई, आपने सोचा कि झूठ बोलना ही नहीं है, तो आप देखें स्ट्रेस होगा ही नहीं कभी जीवन में। आपने किसी को झूठ बोला ही नहीं ना, क्यों स्ट्रेस होगा। अब बड़ा इजी रहेंगे, नेचर बड़ी इजी रहेगी। आप डिसिप्लिन्ड हैं, टाइम से पहुंचते हैं, सारी प्रैक्टिस अपनी टाइम से आप करते हैं, यकीनन आपकी परफॉर्मेंस औरों से अच्छी होगी। और अगर आप रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर्स का, अपने गुरुजनों का, यकीनन आप दूसरों से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस ये 2-3 चीज़ें का हम जिक्र करते हैं मोरल वैल्यूज़ में। अगर इतना ही आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपको एक अनुभव भी मिलेगा और प्राप्ति भी होगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड दिनेश भाई जी, जिन्होंने बहुत अच्छा वैल्यू पर ध्यान दिलाया, जो है हमारे जीवन का सबसे अहम वैल्यू, वो है सत्यता। और कैसे हार्टली रिगार्ड, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि जो देंगे वो मिलेगा। तो कैसे हार्टली रिगार्ड और रिस्पेक्ट करें अपने कोच का, अपने स्पोर्ट्स के जो भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम रिस्पेक्टेड सुरेंद्र भाई जी को देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में वैल्यूज़ को अपनाएं, जो साथ ही में योगा ट्रेनर भी हैं, माइंड काउंसलिंग भी करते हैं, भरूच गुजरात से आए हुए हैं। सब कैसे हो, ठीक हो? काफ़ी सीरियस माहौल बन गया है ऐसा मुझे लगता है थोड़ा, है ना? तो ये भी एक ट्रेस नहीं होना चाहिए अपने लिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पर ही होना चाहिए। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, हर प्लेयर के लिए ज़रूरी है। वास्तव में देखा जाए तो हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है। एक इंसान भी इंसान के रूप में पैदा होता है, बाद में वो प्लेयर बनता है। यानी प्लेयर से पहले वो इंसान है, और प्लेयर के आखिरी दिनों में भी वो प्लेयर नहीं रहता, वो इंसान ही बनता है। तो इंसान बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी है वो है हमारी मॉरल वैल्यूज़। मैं योगा से जुड़ा हुआ हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाता हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले मेरे पास एक भाई आए, मेरा क्लासेस वगैरह, योगा क्लासेस वगैरह चलते हैं, तो मुझे आके बोलने लगे कि मेरा एक बच्चा है, कम से कम 21 साल के आसपास का है, तो आप उसको थोड़ा काउंसलिंग कराओ और थोड़ा उनसे बैठ के बात करो, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं बोला ठीक है, आप उनको लेके आओ। तो बोला मैं बोलूँगा तो यहाँ नहीं आएगा, आप एक काम करो, मेरे फ्रेंड हो ऐसा बन के मेरे घर पे आओ और कुछ बात हो वहाँ पर, तो ठीक है। तो मैं बोला प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉब्लम ऐसा है कि वो जिम जाता है। अभी जिम जाना कोई प्रॉब्लम है? लेकिन पिताजी का कहना ऐसा था कि प्रॉब्लम ऐसा है कि वो जिम जाता है। मैं बोला, मैं उनकी पूरी बात समझा और फिर मैं गया उनके घर।
तो गया तो थोड़ी बातचीत हुई, ऐसी वैसी डिस्कशन हुई। तो वो लड़का भी सामने बैठा था, उनके पापा मम्मी और एक बहन थी, सब बैठे थे। और उनकी आपस में डिस्कशन होने लगी कि सर से पूछो, सर से पूछो, सर से पूछो। मैं बोला पूछो, प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली क्या करना है आपको। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे पापा मम्मी मुझे बोलते हैं कि आप जिम मत जाओ, आप योगा क्लास में जाओ। मैं बोला जिम जाना भी फिटनेस है, योगा क्लास भी फिटनेस है, आप कहीं भी जाओ, नो प्रॉब्लम। तब उनके पिताजी ने बोला कि जब से वो जिम गया है ऐसे ऐसे हाथ करता है, ऐसे ऐसे आईने में देखता रहता है, पूरे दिन शरीर का ध्यान रखता है, कहीं भी जाओ तो किसी को भी ऐसे ही करता है कि मेरी बॉडी बन गई है। तो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा एटमॉस्फेयर उसने घर का चेंज कर दिया है। तो ये आज तक मेरे दिमाग में नहीं था कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनके पिताजी की बात बिल्कुल सही थी। तो मैं वो पूरा मैटर समझ गया। मैं उनके पिताजी को बोला कि ठीक है, अभी जो करता है वो करने दो, उसके बाद में हम देखेंगे। एक्चुअली फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया तो मैंने देखा कि हम वैसे हम छोटेपन से एक बात हमारे दिमाग में बिठाई जाती है कि हम वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे है ना। भारत वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे है, तो पीछे है पीछे है पीछे है करते करते हम वहाँ से सब कुछ ले आए। तो जिम भी हम वहाँ से ले आए। आज देखो कि हर सिटी के गली गली हर जगह पर इतने जिम, इतने फिटनेस सेंटर खुल गए हैं। और अभी आप रिसेंटली उसका अभ्यास करो तो आप देखो फिल्म स्टार कितने हैं, वो सब अभी 3-4 फिल्म स्टार रिसेंटली लास्ट ईयर में जिनका डेथ हुआ, वो सब पर्सनल फिटनेस कोच के साथ अपने जिम ज्वाइन करके जिम में जाते थे, है ना। तो जिम, मैं जिम का मना नहीं करता हूँ, लेकिन वो एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ कि जहाँ पर मोरल वैल्यू हमारी अगर इंक्रीज़ नहीं होती है या नहीं आती है तो घर के अंदर भी अच्छी चीज़ भी परेशान कर सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो आम इंसान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो। एक्चुअली उनके पिताजी को फिर मैंने बुलाया और मैंने बच्चे को अकेले से बुलाया और बैठ के मैंने उसको पूरा समझाया ये बात कि योगा क्लास के अंदर जो व्यक्ति जाता है वो किस प्रकार प्रार्थना से शुरू करता है, किस प्रकार से उसके माइंड के अंदर रिलैक्सेशन क्रिएट होता है, क्या होता है, कैसे उसकी लंबाई सांसों की बढ़ती है, कैसे उसका बॉडी एक्सपांड होता है, कैसे उसका हार्ट है वो फंक्शन करता है। अभी आप बाहर से कितने भी अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छे अच्छे मसल्स बनाओ, लेकिन आपका हार्ट कमज़ोर है और आपने किसी के साथ रेस में लग गए और 50 केजी 70 केजी वेट लिफ्ट कर लिया, है ना, हो सकता है कि आपका हार्ट काम करना बंद कर दे। कई जगह पर ऐसे केसेस हुए हैं, है ना। तो ये सब बातें समझाते समझाते फिर मैंने उनको जिम में से यहाँ पर डाइवर्ट किया। ये बात बहुत ही बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारे अंदर वैल्यूज़ का होना, है ना। हम जो चीज़ करते हैं उसके पीछे हम सोचते नहीं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से ये बात सीखा, इससे पहले मैं भी नहीं जानता था, है ना। मैं भी मैं 3-3 घंटा बैडमिंटन खेलता था। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 3 घंटा बैडमिंटन रोज़ खेलना। यंग एज थी उस समय मेरी। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें सही लगता है वो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे उसका रिजल्ट क्या होगा। तो बस इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा। और स्ट्रेस जो है वो इमीडिएट अगर खलास करना है, हमारे डॉक्टर साहब मेरे से भी ज़्यादा जानकार हैं, तो एक छोटी सी 1 मिनट की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। सब अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके बिल्कुल सीधे बैठ जाए एकदम, आंखें बंद करें, सब अपना राइट थंब अपने राइट नोस्ट्रिल पे लगाए और लंबी गहरी सांस ले बाएं नाक से। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस ले, बाएं नाक से छोड़े, बाएं नाक से ही छोड़े, जिस नाक से सांस लिया है उसी से छोड़े, फिर उसी नाक से ले, फिर उसी से छोड़े, फिर ले, बाएं नाक का ही प्रयोग करे 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 करे। थोड़ी स्पीड और बढ़ाए, जल्दी जल्दी सांस ले, जल्दी जल्दी छोड़े। अभी थोड़ा गति स्लो करे, धीरे धीरे सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े,
धीरे से आंखें खोले, रिलैक्स करें। देखो, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस है, इमीडिएट आप शुरू करें, आप फील करेंगे इंस्टेंट रिलीज। ओके, थैंक यू। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अभी जैसे किसी के साथ कुछ बात करनी है, फेस करनी है, लेकिन हमारे पास स्ट्रेस है, तो इमीडिएट आप उसको करें, इमीडिएट रिलैक्स हो जाएंगे, तुरंत ही आप रिलीज हो जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद सुरेंद्र भाई जी आपका, जो आपने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करा के कैसे हम अपने स्ट्रेस को भी दूर करें, मेंटली रिलैक्सेशन फील करें और वैल्यूज़ को भी कैसे जीवन में खेल के साथ साथ उसको डेवलप करें, उसका फोकस कराया। अभी हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर जगबीर भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्पोर्ट्स विंग के, और वो हमें फोकस करेंगे जो एक माइंड ट्रेनर है, तो साथ में वैल्यूज़ को कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो अभी हम उनसे सुनेंगे। ओम शांति। जैसा कि टॉपिक है वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ एंड कैरेक्टर, तो मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो मैंने देखा कि सबसे पहली जो एक स्पिरिट है, जो वैल्यू है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर हम अपने जीवन में ले आएँ हर क्षेत्र के अंदर, तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है। हम खेल की भावना रखें, चाहे हम अपने घर में हैं, फील्ड में हैं, सोसाइटी के अंदर हैं, तो खेल की भावना में क्या होता है कि हम कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, तो हमारी समान स्थिति रहती है ना। गीता के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, योगी उसको समझो जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय दुख सुख लाभ हानि जो अपनी समान स्थिति रखता हो, और एक हम सफल इंसान भी उसको कह सकते हैं जो इन चीज़ों में बैलेंस रखना जानता हो। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के द्वारा हम अपने जीवन में अपने आप को मेंटली हेल्दी बना सकते हैं। दूसरा मैंने देखा कि फील गुड फैक्टर, हम अपने लिए भी अच्छा महसूस करें और साथ के साथ जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे संपर्क में आए तो उनको अच्छा फील हो, हमारे अंदर कोई ऐसी भावना ना हो कि हम कोई पास्ट के ग्रजेस वगैरह याद करके और उससे किनारा करें। जब भी सामने आए तो हेलो हाय ओम शांति कैसे हो, भले हम ज़्यादा संपर्क ना करना चाहते हैं, लेकिन इंट्रोडक्टरी हमारा जो विशेज़ हैं वो हम ज़रूर फॉलो करें। जैसे हमारे आश्रम में ओम शांति कहते हैं, तो कितने भी पुराने कटु संबंध होते हैं वो सब नॉर्मलाइज हो जाते हैं और एक बहुत अच्छी वैल्यू डेवलप हो जाती है हमारे सिस्टम में। तीसरा मैंने देखा कि हम हमेशा अपना एक रिस्क फैक्टर है ना, कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, एक रिस्क है, पता नहीं हम आगे मेडल जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़े लाइफ में रिस्क लेना सीखें। हम लोग यहाँ आए तो कहते थे कि भाई यहाँ पे इतने नियम धारणाएं हैं, आप पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो ये सब चीज़ें हमने जब स्टेप लिया और देखा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो इस तरह से हम अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। कहते हैं ना, माइंड और पैराशूट दे वर्क बेस्ट व्हेन दे आर ओपन। आप यहाँ आए, यहाँ का ज्ञान सुने, और भी कहीं संस्था में जाते होंगे वहाँ का भी ज्ञान सुने, महापुरुषों के जितने भी हुए हैं उनके जो भी अच्छी अच्छी बातें सुन करके और हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। और चौथा है बी करेजियस, है ना, जब हमारे अंदर हिम्मत होती है तो हम दूसरों के लिए भी खड़े हो सकते हैं अच्छे कार्य के लिए, और
हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपने वैल्यू सिस्टम के द्वारा जीवित रह सकें। कोई गरीब है, अमीर है, कोई कैसा भी व्यक्ति है, हर एक की अपनी वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि झोंपड़ी झुग्गी में रहने वाला, साफ़ सफाई करने वाले, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई स्वाभिमान नहीं है। वो इतने स्वाभिमान से जीते हैं, इतने रेस्पेक्ट से, कि कई बार इतने अमीर लोग भी नहीं जीते होंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा करेज दिखाएं अपने वैल्यूज़ के द्वारा, और अपने साथियों के लिए समाज में खड़े हों, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इससे हम बहुत कुछ सोसाइटी को दे सकते हैं। और पांचवा जो गुरदीप सर ने बताया था, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब है कोई भी सेटबैक हमारी लाइफ में आ जाए उससे हम रिकवर कैसे हों। हमेशा अच्छा नहीं होता लाइफ में, आपके ऊपर झूठे लांछन लगा दिए जाते हैं, है ना। वो शायद वो कर्नल झा बता रहे थे शायद कोई स्टोरी, कि कैसे एक फैमिली के बारे में बताया कि भाई आपकी जो मिसेज है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, और वहाँ जाके पता किया तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई सेटबैक है, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो हम उससे वापस आएँ और थोड़ा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें ऐसी चीज़ में। ग्रेटिट्यूड का मतलब है बी थैंकफुल। अब हम अपने शरीर के लिए थैंकफुल रहें, है ना। इतने अच्छा शरीर हमें मिला है, हाथ पैर आँख नाक सब कुछ हैं, तो सबसे पहला तो यही ग्रेटिट्यूड है। सुबह उठते ही हर एक ऑर्गन के लिए थैंक्स। और अपने जो टीचर हैं, अपने पेरेंट्स हैं, भले गरीब हैं, आपका फादर कैसा भी है, भले वो नशा करते हैं, उनके अंदर चरित्र भी अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा अपने फादर के लिए खड़े हों, अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा खड़े रहें। तो उससे पता चलेगा कि आप कैसे बच्चे हो। इट इज़ नॉट कि भाई हमारे फादर के अंदर अवगुण है और हम उनके अगेंस्ट में ही उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमारा जो घर है, हमारे जो परिवार वाले हैं, उनके लिए हम स्टैंड करें और उनको भी आगे बढ़ाएं, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। और हमेशा ये रखें कि हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं। आज हम लोगों ने, मैंने एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, नेवर टाई अप विद एनीथिंग और ए पर्सन, टाई योरसेल्फ विद योर गोल, है ना। कोई भी गोल के ऊपर अपने पूरे जीवन का एक संकल्प ले करके लगा दो। किसी व्यक्ति से या किसी उससे आप अटैच नहीं हो। अब हम लोगों ने यहाँ गोल बनाया कि भी हम स्पोर्ट्स विंग को आगे बढ़ाएं। अब उसमें इतने भाई बहनें जुड़े हुए हैं, इसमें ये केवल एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है, एक बहुत बड़ी टीम है। हमारे दादियाँ हैं, वरिष्ठ भाई बहनें हैं, उनकी कदम कदम पे हम लोग गाइडेंस लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टीम स्पिरिट है। तो हमने गोल बनाया हुआ है, ऐसे ही हम अपनी लाइफ का एक गोल बना करके जितने भी सेटबैक हैं, चैलेंजेस हैं, कोई क्रिटिसाइज़ करता है आपके लिए, बुरा सोचता है, आपके बारे में बुराई करता रहता है समाज में कि भाई इसकी बदनामी हो, तो उससे हमें सेटबैक से वापस आना है। वापस आ कर के हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, और ये जो यहाँ करके आपने माइंड की अद्भुत शक्ति के बारे में जाना, यहाँ की सोल, आत्मा की शक्तियों के बारे में जाना, इसका हम आने वाले समय में सदुपयोग करें, पास्ट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। तो मैं समझता हूँ कि हम ये कुछ वैल्यूज़ के द्वारा हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। संस्था के अंदर 7 वैल्यूज़ बताई जाती हैं। नंबर 1 है प्योरिटी। यहाँ का जो फाउंडेशन है संस्था का, वो है प्योरिटी। सर ने बताया कि कई बार स्पोर्ट्स विलेज में कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो पूरा देश बदनाम हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें प्योरिटी एक फैक्टर आता है। हमारी लाइफ में भी अगर किसी को ये मालूम चल जाए कि
इनका यहाँ ऐसे कनेक्शन ठीक नहीं है, तो सारी हमारी जो मेडल है, सारी अचीवमेंट हैं, सारे अवार्ड्स हैं, कहाँ मिट्टी में मिल जाते हैं एकदम, है ना। पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है कोई एक अवगुण के कारण, कोई एक बैड हैबिट के कारण। हमारे रेसलर जो अभी काफ़ी अभी जेल में हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका मेहनत करने का संस्कार था, चरित्र था, सब कुछ था, लेकिन एक गलत कंपनी के कारण वो एक बात में फंस गए और इतनी अचीवमेंट जो भारतवर्ष में किसी भी पहलवान ने नहीं की थी, और एक दो अवगुण के कारण वो सारा का सारा माइनस में चला गया। तो हम इस वैल्यूज़ को ध्यान में रखें और जीवन में आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने अपने अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं, आप में से कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो वहाँ माइक आपको दे देंगे। कोई पार्टिकुलर वैल्यूज़ शॉर्ट में आप बताना चाहते हैं कि ये होनी चाहिए खिलाड़ियों के अंदर, या उसको हम कैसे लाएं, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो माइक भाई वहाँ पे दे देना। यू कैन रेज योर हैंड, एनीबॉडी यू वांट टू, प्लीज़ कम देयर। माइक है वहाँ पे? नहीं वो दे देते हैं आपको। ओम शांति। जो I want to speak with Hindi and English because I do believe there is no barricade about the language. It's open and it's freedom. Yep. So my name is Ashikur Rahman Majumdar. I am from the Bangladesh Cricket Board, and so getting of peace. Thank you. So भेलू का जो बातें हो रहे हैं, कंसंट्रेशन का भी बात हो रहा है। एक क्वार्ट्स मेरे को याद आया, जिन्होंने मेरा जो बचपन का इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद, ही टोल्ड जो कंसंट्रेशन का साथ साथ भी जो एक चीज़ जो योग करा देता है तो वो फुलफिल हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल का जो दैत्य है ना, दैत्य और हिटलर, उनको भी कंसंट्रेशन लेवल अच्छा था, बट उसका एक चीज़ नहीं था, वो है अनसेल्फिशनेस। सो स्वामी विवेकानंद सेज इफ कंसंट्रेशन का साथ अनसेल्फिशनेस वो ऐड कर देता तो वो आदमी फुलफिल हो जाता है। देन जो आदमी अनसेल्फिशनेस इन दिस लाइफ, इन हिज लाइफ, उसका कंसंट्रेशन लेवल और हाई हो जाता है एंड उसको ईश्वर का साथ जो योग होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? अभी बिल्कुल गोल्डन चांस है, आप आ सकते हैं स्टेज में जिनको बोलने का शौक़ है और अपने 1-2 मिनट में जो भी वैल्यूज़ बताना चाहते हैं। नहीं तो अकुर भाई, रहमान भाई, मजूमदार भाई, you understand? Majumdar, yeah. You nominate somebody to come on the stage. Say someone. Okay. उधर आ जाइए। Namaste. My name is Advocate Rajaram Dalvi from Mumbai. और रिस्पेक्टेड सर, और वैल्यूज़ के ऊपर बात करना है तो एक बात आप ध्यान से सुनिए कि वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर सक्सेस पाना है और महान बनना है तो वैल्यूज़ को कभी भी भूलना नहीं है। एथिक्स और वैल्यूज़ के ऊपर अपनी पूरी करियर, अपनी जीवन आधार है। मेरा भाग्य रहा है कि मुझे वैल्यूज़ और शिक्षा
सचिन तेंदुलकर के भाई अजित तेंदुलकर से मिली है। मैंने उनके साथ 5-6 साल गुजारे तो उन्होंने एक बात बताई कि सिंप्लिसिटी बहुत बड़ी बात है। मतलब जब सचिन स्टेडियम में ग्राउंड में आते थे तो हमारा MIG में उनकी गाड़ी, फरारी जैसी गाड़ी 2 लेन के बाहर खड़ी रहती थी और चल के आते थे, मतलब ना कोई पहचान पाए, और भी अर्ली मॉर्निंग में, मतलब 4 to 6 o'clock के बीच में, और ट्रेनिंग करवा के निकल भी जाते थे। इसलिए लाइफ में वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देना, तो आप ज़रूर महान बनेंगे। और मेडल्स क्या, ज़िंदगी में हर कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स साइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, जैसे न्यूट्रिशन है, तो इसका ध्यान रखना। बस, थैंक यू, जय हिंद। राजाराम भाई ना, तो राजाराम भाई अगर कोई आप तेंदुलकर से मिलना चाहे तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसका मीटिंग। चलो भाई, जिसको सचिन तेंदुलकर से मिलना है तो भाई साहब से थोड़ा टाई अप कर लेना। ओके, नेक्स्ट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Beautiful evening all of you. I am BK Kamalika Ghoshal from Kolkata. I am mind power trainer. तो मुझे अच्छा लग रहा है जो आप सभी के सामने कुछ बोलने का मुझे मौका दिया गया है। किसने मौका दिया? सुप्रीम पावर ने। किसने मौका दिया? सुप्रीम पावर ने। इसलिए सुप्रीम पावर के लिए, शिव बाबा के लिए एक जोरदार हाथ ताली हो जाए। हमारे जीवन का आधार है वैल्यूज़। क्या है? वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम ऐड करेंगे, जैसे मेरा अंदर से जो भाव रहता है, मैं लोगों के लिए करती हूँ हेल्पिंग वैल्यूज़। हमारे जीवन में हेल्प करना चाहिए लोगों को, मतलब सहायता करना चाहिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग कंपटीशन में लाइफ बिताते हैं और कंपेयर करते हैं। जब हम लोग कंपटीशन करते हैं और कंपेयर करते हैं तब हमारा क्या होता है? हमारा सोल का जो पावर होता है वो धीरे 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 कमने लगता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, जेलसी करना और किसी को नीचे डाउनग्रेडिंग करना, ये हमारा सोल पावर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। हमारा वैल्यूज क्या होना चाहिए? सहायता के वैल्यू। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सहायता के वैल्यू। जब हम दूसरों को सहायता करेंगे और अपने अंदर में काइंड हार्टेड, मतलब दया, माया दूसरों के प्रति होगा, तो हम लोग एक सच्चे और महान इंसान बनेंगे। और भगवान क्या बना रहे हैं हमें? भगवान क्या बना रहे हैं? महान। भगवान हमेशा क्या बोलता है? हम कैसे भी बच्चे हैं, भगवान क्या बोलता है? यू आर ग्रेट सोल। भगवान क्या बोलता है? यू आर ग्रेट सोल। भगवान क्या बोलता है? यू आर पावरफुल सोल। भगवान क्या बोलता है? यू आर ब्यूटिफुल सोल। अगर भगवान हमारा वो जो क्या होता है ना, हमारा जो अंदर का जो हम लोग वैल्यू लेस हो गए हैं, अगर भगवान वो नहीं देख रहा है तो हमें भगवान के साथ कनेक्शन बना के अपने अंदर में सहायता के वैल्यूज को ऐड करना। क्या वैल्यूज ऐड करना है? सहायता के वैल्यू। तो आज से अभी से कौन कौन ये सहायता के वैल्यू ऐड करेगा? रेज योर हैंड। आज से अभी से कौन अपने जीवन में काइंड हार्टेड, मतलब दया, लोगों के प्रति दया, करुणा, जीवन में सबसे बड़ी बात एक माइंडसेट करके रखो, स्पोर्ट्समैन बनने से आगे हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा वैल्यूज क्या है? दूसरों को सहायता करना, अच्छे इंसान बनना, और क्या है? काइंड हार्टेड रखना, और क्या है? सबके प्रति प्यार। किसके प्रति? सबके प्रति प्यार। पूरे इंसान, इस दुनिया में जो भी इंसान है, जो भी सोल है, सबके प्रति प्यार भाव रखना, क्योंकि लव इज ए ग्रेटेस्ट पावर इन द होल वर्ल्ड। विवेकानंद जी ने प्यार से ही सब कुछ जीता है। क्या से? आप अपने जीवन में खेल में जीतो या ना जीतो, अगर आपके अंदर में काइंड हार्टेड है, लव है, हैप्पीनेस है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। ओके। एवं ब्रह्मा बाबा हमें क्या सिखा रहा है? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और अल्लाह हमें क्या सिखा रहा है? सुप्रीम पावर क्या सिखा रहा है? प्यार करो, प्यार बांटो। जो हम बांटेंगे वही जीवन में पाएंगे। इसीलिए प्यार से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो एक साथ हम सभी फ्रेंड बन के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जीवन एक बड़ा सा खेल का मैदान है, वहाँ पर क्या क्या वैल्यू सेट करना है? सहायता के वैल्यू। और जो हमारे जो नीचे है ना, कोई हमारे नीचे नहीं रहता है, सब एक साथ है।
हम लोग किसी को नीचे ना समझे, हमारे जीवन को इस चालना करने के हम लोग एक नेटवर्क सिस्टम में है। किस में है? नेटवर्किंग सिस्टम में है। आज आप जब बाहर जाओगे ना, एक वॉचमैन है, उसको भी थैंक यू बोलना सीखो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इट्स ए मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन द होल वर्ल्ड। जब आप सुबह उठ के रात तक ग्रेटफुल रहोगे ना, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, प्यार की नहीं, इज्जत की नहीं और सहायता की नहीं, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमें जीतना है इस खेल में। ओके, थैंक यू सो मच एंड ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें विश्वास हो गया कि आप माइंड पावर ट्रेनर हो। अभी शॉर्ट में जैसे इनका जो एसेंस है ना, इन्होंने जो बोला वो था हेल्पिंग अदर्स। ओके, तो ऐसे ही एक दो पॉइंट शॉर्ट में, क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं, तो अगर एक दो और कोई सुनाना चाहता है तो वो सुना सकते हैं। गेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस, एनी गेस्ट हु हैज़ कम फर्स्ट टाइम हियर, जो सुनाना चाहेंगे, टेक योर माइक देयर। तो कोई भी एक दो वैल्यूज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। Om Shanti. Myself Ankush from Jammu and Kashmir. I'm in sports, skating player. I won a gold medal in skating. So I'm a physical education teacher from Jammu. I'm working in government school. There are so many values which to talk about. The only one value which I take myself, I'm taking in the future also, is never hurt others, is my main moral value for which I used to give to children's, to everyone. We should never hurt others. This should consider in your mind that never hurt others. This is my main moral value. Thank you. वेरी गुड। अभी कोई भाई बहन आए हुए हैं क्या यहाँ पे? कोई ब्रदर और सिस्टर, कोई ऐसा फैमिली आया है कि जिसमें भाई बहन आए हों? अच्छा, हाँ बताइए। ओम शांति। इन्होंने जैसे किसी की भी हेल्प करो, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो अहम जो बहुत सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है हमारा, जो हमें गिराता है हर ऊंचाई से, तो किसी की भी हेल्प करो तो अहम शून्य होके करो। ये मोरल वैल्यू का बहुत बड़ा वो है, जो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ अहम में क्या कह जाते हैं, क्या कर जाते हैं, और अगले के दिल को कितना पेन होता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि हम मान लीजिए किसी की हेल्प करना चाहते हैं। मान लो एक ऑटो में जाती हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम राज है, तो मैं ये चाहती हूँ जैसे कोई हम पे करते हैं उसको 90 रुपीज़ बने तो हमने 100 दिया, तो अगर हम लोग उसे बोलते नहीं नहीं इतना नहीं 80 लीजिए, कम करते हैं 10 रुपीज़ कम करके, हम अमीर नहीं हो जाते। और उसके बाद हम अगर वो 10 रुपीज़ वापस बैलेंस देते, बोलते चाय पी लीजिए आप, ये रखिए, तो वो चीज़ उसके जो स्माइल आती है उसके फेस पे, क्योंकि वो बहुत गरीब है और वो मन से गरीब नहीं है, मगर देखो कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, इतना गर्मी में वो चलाता ऑटो, और उसके अगर हम 10 रुपीज़ कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर जब वो हम आ जाते हैं वहाँ आगे तक जाता है तो वो हमें एक बार तो स्माइल भी देगा और हमें ब्लेस भी करेगा। वो ब्लेसिंग करोड़ों रुपए से ज़्यादा है मेरे लिए, वो ब्लेसिंग, वो स्माइल लाखों रुपए एक तरफ और वो एक तरफ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम किसी के चेहरे पे स्माइल दें। अपने काम वाली बाई को भी अगर मैं 1 कप चाय पिलाती हूँ तो ये सोच के नहीं कि वो काम वाली बाई है, मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी सेवा कर रही है, सेवा को तो मैं दे रही हूँ, मगर इसका जो उपकार है उसके बदले अगर मैं उसको थोड़ा सा चाय या बिस्किट दे देती हूँ, या मैं कोई किसी भी तरीके से हेल्प कर देती हूँ, उसके बच्चों की पढ़ाई में अगर मैं उसको बुक्स ले देती हूँ, तो वो जो दिल से मुझे आशीष देती है, तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यू है। छोटी छोटी बातें हम डे टू डे लाइफ में हम अपने, मैं ये चाहती हूँ बस इतना कि अपने डे टू डे लाइफ में ये चीज़ों का ध्यान रखें जो हमारे नीचे वर्कर हैं। थैंक यू बहन जी, बैठ जाओ अभी। हरे कृष्णा। तो ये चीज़ मैं अपनी शेयर करना चाहती थी। शेयर होगी। थैंक यू सो मच। अहम कम रखेंगे तो क्या होगा, हमारी अहमियत बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बहन जी कहना चाहते थे। अभी टाइम हो गया है, तो आई होप और कोई नहीं है सुनाने वाला, जस्ट लास्ट, उसके बाद बहन जी कंक्लूड करेगी और हम सुबह 4 बजे अमृत वेले
यहाँ पर आएंगे इसी हॉल में। ओम शांति। अभी मैं देख रहा था कि सारे हेल्पिंग नेचर की बात कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक तो थोड़ा स्पोर्ट्स का था, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जितने भी स्पोर्ट्समैन यहाँ पे हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी फील्ड पे जाते हैं तो आप अपना एक वार्मिंग अप सेशन जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, और कूल डाउन सेशन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप किसी और को देख के ओवर ट्रेनिंग ना करें, ठीक है, जिससे आपके इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। आप अपनी लिमिटेशंस को पहचानें, अपनी जितना दायरा है उसको देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्कआउट करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइज करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो इंजरी होने के बाद जो टाइम है वो वेस्ट होगा, रिकवरी में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को ज़्यादा मैटर कीजिए। आप वार्मिंग अप सेशन को ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप वार्मिंग अप के बाद कंडीशनिंग को, एक्सरसाइज को, उसके बाद कूल डाउन को भी उतना ही प्रेफरेंस कीजिए जितना आप मेन चीज़ को करते हैं, मेन पार्ट को करते हैं। और लोड को पहचानिए, कितना लोड आपको देना है, कब देना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका भी। इस पूरी पैनल डिस्कशन में बहुत सारे वैल्यूज़ के बारे में हमने देखा, जैसे हेल्पिंग नेचर, काइंडफुल नेचर, हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको वैल्यूज़ का भी महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसका इम्पोर्टेंस पता चला होगा। तो जो हमने वैल्यूज़ की बातें की, हम अपने जीवन में खेल के साथ साथ इसको भी इंक्लूड करेंगे तो हमारी जीवन और खेल दोनों बहुत ही आसान हो जाएगा। और अभी हम 2 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठेंगे और इस कार्यक्रम को यही समापन करते हैं। ओम शांति।